नमस्कार साथियों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन युवाओं के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है जिनका एज 21 से पार हो चुका है, अर्थात जो लोग डिफेंस में जाने की इच्छा रखते होंगे लेकिन अपने एज के चलते वो डिफेंस में इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी हो गया, जाने का सपना रखते थे लेकिन उनका एज पार हो चुका है। तो उन लोगों के लिए यह बहुत बढ़िया बम्पर भर्ती आई हुई है। भर्ती तो आपको 300 ही केवल दिख रही होगी, लेकिन यह पोस्ट जो है कोस्ट गार्ड के लिहाज से जो है बहुत अच्छी पोस्ट इसको मानी जाती है। 300 अच्छी खासी वैकेंसी इसमें मानी जाती है। तो इसमें हम सारा चीज जानेंगे कि क्या क्या इसका जो है काम होता है, क्या क्या भर्ती प्रक्रिया होता है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, सैलरी कितना जो है, और सिलेबस, और क्या कौन कौन लोग का एडमिट कार्ड आएगा, क्या इसमें भी परसेंटेज बेस्ड रहने वाला है। इन सब जानकारी को आपको जो है इस वीडियो में आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोस्ट गार्ड क्या होता है। जो लोग नहीं जानते होंगे उन लोगों को मैं यह बता देता हूँ कि कोस्ट गार्ड क्या होता है। तो बात की जाए यहाँ पे कोस्ट गार्ड की स्थापना तो 1 फरवरी 1977 ईस्वी को हुआ था। 1 फरवरी 1977 को हुआ था। अब कोस्ट गार्ड कैसे आप समझ सकते हैं, तो आर्मी को तो आप लोग समझते होंगे कि जिस प्रकार आर्मी केवल जो युद्ध अभ्यास करते हैं और जो है मतलब लड़ाई के निर्णायक स्थिति में जाकर यह बाउंड्री पे लड़ती है, नहीं तो आर्मी बाउंड्री पे बहुत कम जाते हैं। अब कुछ कुछ ड्यूटियां लगाने लगी है। तो जिस प्रकार जो है बीएसएफ का संबंध आर्मी से है, जिस प्रकार बीएसएफ का संबंध आर्मी से है, मतलब बीएसएफ जो है बॉर्डर एरिया पे सुरक्षा करती है। यदि जब युद्ध की स्थिति आ जाए तो उस समय जो है आर्मी जाती है, तब बीएसएफ का काम जो है इसको केवल सहायता करना होता है, खाना रसीद राशन ये सब पहुंचाना होता है। बाकी समय जो है 24 घंटा सुरक्षा कौन करता है बॉर्डर का, तो बीएसएफ करता है। उसी प्रकार से जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है तट की सुरक्षा करता है, और इंडियन नेवी को युद्ध के समय खाना, हथियार, रसद, तेल, पानी जो भी जरूरत के सामान हो उसको जो है पहुंचाना होता है। तो इसकी स्थापना 1977 में हुआ था, मतलब नेवी का हेल्पर। जिस प्रकार आर्मी का संबंध बीएसएफ से है, उसी प्रकार जो है कोस्ट गार्ड का संबंध जो इंडियन नेवी से है। तो नेवी की स्थापना भी जान लेते हैं। नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था तो उस समय जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। तो इन सब जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं जो सरकारी रिजल्ट पे चढ़ाई हुई बहाली है उसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है इसमें बहाली के बारे में शुरू से देख लिया जाए कि क्या क्या इसमें जो है रहने वाला है और कितना फी लगेगा, कितना जो है क्या लगने वाला है। तो बात की जाए एप्लीकेशन 11/2/2025 को पब्लिश हुआ था। और लास्ट डेट की बात की जाए, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट जो है 25 तारीख दूसरा महीना 25, मतलब 11 तारीख के जो है 11 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट महज और महज 25 तक ही है। तो 25 से पहले आप लोगों को फॉर्म जो है भर लेनी चाहिए। और 11 बजे इसका जो है टाइम दिया हुआ, मैक्सिमम टाइम जो है। एग्जाम डेट के भी यहाँ पे निश्चित कर दिया अप्रैल 25 में, अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम डेट भी क्लियर कर दिया है। रह गया एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड जैसे सभी का आता है उसी तरीका से इसका भी आएगा। अप्लीकेशन फी की बात की जाए तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 300 रुपया लगेगा और एससी एसटी को जो है फी नहीं लगेगा, 0 रुपया लगेगा। बात की जाए यहाँ पे मेल फीमेल का चर्चा नहीं हुआ है, इसका मतलब केवल और केवल यह जो बहाली है वो केवल और केवल मेल के लिए है। तो यह बहाली मेल के लिए है, इसका मतलब मेल लोगों के लिए, जो पुरुष लोग होंगे उनके लिए जो है इसमें महिलाओं को सीट भी जो है बोलता था कि महिला जो है सीट आरक्षित कर लेती है, यहाँ पे आरक्षण की बात भी खत्म हो गया। केवल और केवल पुरुष इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोस्ट गार्ड नेविक नोटिफिकेशन के 2/25 इसका नाम दिया गया है। मिनिमम एज की बात की जाए तो 18 साल, इसका जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मिनिमम एज 18 साल। और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 22 साल, 18 साल से लेकर के 22 साल तक। लेकिन ये 4 साल नहीं, इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो यहाँ नहीं, वो दिया हुआ है आपके नोटिफिकेशन में। मैं वहां भी चलकर बताऊंगा कि किनको कितना एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। एज होना चाहिए 1/9/2003 से 2007 के बीच होनी चाहिए, लेकिन जिनका जो छूट मिलेगा वो इसका जो एज अपने हिसाब से घटा सकते कैटेगरी के अनुसार से। अब इसमें बात की जाए कितना पोस्ट जो है किसके लिए आया और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, वो सब मैं बताऊंगा इसमें। तो नेवी की जनरल ड्यूटी ग्रुप का नाम है, पोस्ट का नाम है जनरल ड्यूटी, जिसे सेना में होता है जनरल ड्यूटी। जीडी का पोस्ट उसी प्रकार से जनरल ड्यूटी। जीडी के पोस्ट के लिए जो है टोटल 260 पोस्ट है। जीडी की बहाली अक्सर हर एक बहाली में ज्यादा आती है, तो इसमें भी ज्यादा है, 260 पोस्ट जो है यह इंटर पे भराएगा, मतलब 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मतलब जो सिलेबस इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का होता है सेम टू सेम सिलेबस जो है 10+2 स्तर पे इसका
रहने वाला है। बहुत ऐसा बहाली जो 10+2 पे होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और मैथ का जब जिक्र किया गया तो इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाली है। नेविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी के लिए जो है, मतलब घरेलू ब्रांच के लिए जो है 10th पास ही केवल जो है खोजा गया है। इसमें 12th लेवल का एग्जाम नहीं होगा। दोनों का हम सिलेबस भी जानेंगे कि दोनों का क्या क्या सिलेबस। कैटेगरी की बात की जाए तो किस कैटेगरी में कितना फॉर्म आया है उसका लिस्ट भी दिया गया, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जीडी में बात की जाए, जनरल, पहले जनरल जीडी की बात कर रहे थे, तो जनरल के लिए 100 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और ओबीसी के लिए 68 और एससी के लिए 39 और एसटी के लिए 28, टोटल 260 पोस्ट में इसको बहाली को जो है बांट दिया गया है। सबसे ज्यादा यूआर में होती है और फिर ईडब्ल्यूएस 25 और ओबीसी में 68 और एससी में 39, एसटी 28 और टोटल 260 पोस्ट। उसी प्रकार से 10th लेवल वाले डीबी में भी 16 पोस्ट, जनरल में 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 9 पोस्ट और 8 पोस्ट एससी में और एसटी में 28 और जो है 40 पोस्ट टोटल हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो एससी वालों के लिए जो है, एससी में जो है उनके लिए यह बहुत फायदा रहने वाला है 10th स्तर पे, क्योंकि 10th स्तर पे उनके लिए बहुत अच्छी खासी बहाली है। अब इसमें सावधानियां दिया गया है कि आपको भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो सब इसमें बताया गया है कि आप बढ़िया से फोटो दे, बढ़िया से फोटो आईडी दीजिए, सिग्नेचर कीजिए, लाइव फोटो का भी इसमें वहां पे तो एग्जाम के समय होगा, बढ़िया फोटो ढंग से मांगा गया है। और अंतिम में जब सबमिट होता है तब आप उसका जो है सबमिट फॉर्म होता है, तो उस समय आप जो है क्या ले ले, सबमिट फॉर्म के समय आप एक प्रिंट निकलवा ले, वही बताया गया है। तो अब आप देख सकते हैं मैं लेकर के आ गया हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें अच्छी खासी फोटो भी दिया गया है और इससे आप लोग मोटिवेट भी हो सकते हैं कि कितनी सुंदर यह जॉब रहने वाली है। अब इसकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यह जीडी के लिए, जनरल जीडी के लिए कि 12th पास होनी चाहिए और मैथ और फिजिक्स रहना कंपलसरी है। मतलब मैथ और फिजिक्स जिनका रहेगा उन्हीं जो है यह फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स वाले यह फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आपका जो है 12th का पास होना जरूरी है। उसी प्रकार जो है 10th में किसी भी बोर्ड से आप 10th पास है तो आप जो इस फॉर्म को, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप होंगे तो आप जो है फॉर्म इसमें भर सकते हैं। और इसमें जो मुख्य बात कही गई है उसके बारे में बता देते हैं। बात तो बहुत सारी इसमें कहा गई है। एज की बात की जाए, एज के बारे में हम बोले थे कि एज के रिलैक्सेशन के आधार पर यह बहाली जो है बहुत बढ़िया रहने वाली है। मिनिमम 18 साल उम्र एंड मैक्सिमम 22 साल एज फॉर जीडी के लिए, एंड नाविक डीबी के लिए भी इतना जो है, मतलब उनकी जन्म 2003 में और 2007 में, मैक्सिमम 2003 से 7 वालों के लिए बीच जोड़े तो आपका 4 साल पूरा जाएगा। इस आधार पे जो है आप जो है फॉर्म भर सकते हैं जिनका एज 2003 और 2007 के बीच होगा, इतने को उठाया गया। अप्लाइंग फॉर पोस्ट फॉर नाविक जीडी एंड नाविक डीबी, इन दोनों पोस्ट के लिए एक ही डेट ऑफ बर्थ रखा गया है, 2003 से 2007। लेकिन जिनका एज रिलैक्सेशन होगा, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात की जाए तो अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर एससी एसटी, मतलब एससी एसटी के लिए 5 साल के इसमें छूट रहने वाली है और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए जो है 3 साल के लिए इसमें जो है छूट रहने वाली है। तो ये जानकारी के आप जोड़ सकते हैं कि 22, 3, 25 ओबीसी वालों के लिए 25 और एससी एसटी वालों के लिए 27 साल तक जो है इसमें टोटल छूट मिल चुकी है। वैकेंसी की बात की जाए तो जोन बाय जोन की बात की जाए, तब जोन क्या होता है तो इसमें जोन बाय जोन में बांट करके पढ़ा जाता है। आपको आगे यह भी बताएंगे कि आपका राज्य जो है किस जोन में आता है और आपके जोन में कितनी पोस्ट है। तो पहले मैं जोन बता देता हूं थोड़ा सा कि कौन से राज्य है, कौन कौन जोन में आता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन जोन में कितना। पहले आप अपने जोन राज्य से हैं उस राज्य का आपने पहले जोन देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर नॉर्थन में हो गया, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ नहीं है, हम बिहार जो है उत्तर जोन में नहीं है। हिमाचल हो गया और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, इतना राज्य के जो हमने नाम लिया ये सभी के सभी जो नॉर्थ जोन में आता है। वेस्ट जोन में बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ये सभी जो है वेस्ट जोन में आता है। और ईस्ट जोन में बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इतना भी सातवाहन है, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा, सब इसमें, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और जो है 7 सिस्टर है, टोटल के टोटल वेस्ट जोन में है, सॉरी ईस्ट जोन में है, लेकिन बिहार ईस्ट जोन में भी नहीं है। साउथ जोन में कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, जो आइलैंड हुआ, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी, केरला, कर्नाटक और लक्षद्वीप, लेकिन यहाँ भी बिहार नहीं है। तो बिहार और मध्य प्रदेश ये सब सेंट्रल जोन में आता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार सेंट्रल जोन में जो है बिहार इसमें
आता है। तो यह अपने जोन के हिसाब से आप इसमें फॉर्म का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जोन में जो है कितनी फॉर्म आई हुई है। अब मैं चलता हूं जोन में लेकर के कि आपके जोन में जो है कितना फॉर्म आया, उसमें कैटेगरी वाइज भी बताया गया, उस सब मैं आपको बताऊंगा। तो बात की जाए जोन, तो इतना जोन में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 जोन में बांटा गया, एक क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो उत्तरी जोन में यूआर के 25, ईडब्ल्यूएस के 6, ओबीसी के 17 और 7 एससी एसटी के और एससी के 10 जो है, और टोटल के टोटल 65, एससी एसटी के 7 और एसटी के 10, टोटल के टोटल 65 जो है नॉर्थ जोन में। तो हम एक ही बार बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर में 65 है। पश्चिमी जोन में जो महाराष्ट्र राजस्थान की तरफ आते हैं उनका जो है 53 रहने वाला, 53 पोस्ट। ईस्ट पूर्वी जो 7 सिस्टर पश्चिम बंगाल उड़ीसा है उन लोगों के लिए 38 पोस्ट। साउथ वालों के लिए जो है 54 पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट साउथ वालों के लिए भी है। और सेंट्रल में इसमें बिहार ये सब आता है तो उसका जो है केवल और केवल 50 पोस्ट, ये भी जो है 4 राज्य में अच्छी खासी पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट आपको जो है हो गया। तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो है इसमें बताया गया है कौन जोन में, तो सबसे ज्यादा पोस्ट आपके जो है उत्तरी जोन में। उत्तरी में बहुत सारे राज्य भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है कि किस कैटेगरी में जो है जोन वाइज जो कितना होता है। तो आप देख सकते हैं इस आधार पे जो है इन्होंने बहुत अच्छी तरीका से जो विवाद था उस विवाद को खत्म करके जो है एक एक पोस्ट पे बहाली आ गई। यहाँ बहाली जब कैटेगरी वाइज आई तो एक एक पोस्ट पे बहाली आ गई, ये आप देख सकते हैं अपने जो है नोटिफिकेशन में इस आधार पे। तो सेंट्रल में बात की जाए तो सेंट्रल में सेंट्रल हम लोग बिहार में आते हैं तो सेंट्रल में यूआर का 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 1 और ओबीसी का महज 2 पोस्ट निकला। ये हुआ बहाली की सच्चाई कि केवल और केवल 2 ही पोस्ट है बिहार वालों के लिए। ओबीसी में बात की जाए तो 2 पोस्ट और जो है एससी के लिए 7 पोस्ट। नहीं, ये 10th वाला है, 10th वाले के लिए इसमें बताया गया, ये 10th वाला का है। और वो जो था वो था जो है 12th वालों के लिए, जीडी के लिए और डीबी के लिए इसमें टोटल के टोटल 3 पोस्ट इसमें बताया गया। ये सब जानकारी आप देख सकते हैं। और अब वही चीज है कि कौन जोन में कितना राज्य जो है कौन कौन आता है। अगर आगे की बात की जाए, अब क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है इसका, जो है एग्जाम का क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है वो सब इसमें आपको हम बताएंगे। बात की जाए स्टेज 1, स्टेज 1 3 स्टेज होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ सबसे पहले दिया गया, मतलब आप जब जाइएगा एग्जाम देने तो आपको जो है पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जाना है। एट स्टेज 1 कैंडिडेट आइडेंटिफाई विल बी चेक्ड अगेंस्ट द details filled candidate online application. The candidate will be required to bring following document for verification will reporting at their respective examination center। मतलब एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपको टोटल के टोटल डॉक्यूमेंट वहां लेकर के जानी है, जो जो इसमें बताया गया है। जिस जो मतलब जो जो डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन भरते समय डालते हैं वो एप्लीकेशन आपको जो है वहां पे उसका ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिफाई प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कोई एक, या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब। अपलोडेड ऑनलाइन में जो जो चीज अपलोड किया गया है उसको वो भी लेकर के जाना है कि ऑनलाइन मोड में आपने जो है कौन कौन चीज का इसमें अपलोड किया है। उसके बाद बात की जाए तो जो एडमिट कार्ड निकालेंगे उसका प्रिंट आउट ले जाना है, फोटो ले जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है। एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए अपनी जो एज वाला छूट होगा वो एज वाले छूट का डॉक्यूमेंट ले जानी है। इन सब जानकारी इसमें बताया गया है। तो जब आपका डीबी हो जाएगा तब आपका हो जाएगा बायोमेट्रिक। डीबी के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में भी इन्होंने बता रखा है कि स्टेज 1 में ही आपका जो है बायोमेट्रिक वाला काम होगा। बायोमेट्रिक वाला भी काम आपका स्टेज 1 में होगा। तो सब जानकारी आप लोगों को हो जानी चाहिए। इसमें ये क्या बताया गया है, टेस्ट डिपेंडिंग पोस्ट अप्लाइड, रिटन टेस्ट सेक्शन 1 में होगा और पासिंग मार्क 30। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए पासिंग मार्क से कुछ होने वाला नहीं है। और नाभिक जीडी में 1 और 2 गो, इसमें 2 गो रिटन टेस्ट होगा और दोनों पासिंग सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली कंपलसरी। इसमें 2 एग्जाम होगा, एग्जाम 1 और एग्जाम 2 जीडी वाला में, और डीबी वाला में 1 एग्जाम होगा। ये सब जानकारी आपको हो जानी चाहिए। अब सेक्शन 1 में मतलब आपके 2 गो एग्जाम रहने वाला है। सेक्शन जीडी वालों के लिए 2 एग्जाम रहने वाला है और जो 10th पास है उनके लिए केवल और केवल 1 एग्जाम रहने वाला है। तो डीबी वालों के लिए कौन कौन एग्जाम में रहने वाला है वो देखते हैं। सेक्शन 1 में पहले हम डीबी की बात कर लेते हैं। यहाँ डीबी दिया गया है। सेक्शन 1 में मिनिमम मैक्सिमम 60 नंबर होगा, अधिकतम 60 नंबर का होगा। टाइम रहेगा 45। क्वेश्चन ऑफ नंबर 60 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 क्वेश्चन 60 मिनट, मतलब टाइम बहुत कम। 60 क्वेश्चन 60 मिनट, टाइम बहुत कम रहने वाला है। नहीं, 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का है, टाइम और केवल 45 मिनट, इतना कम टाइम। उसमें भी मैथ और रीजनिंग रहने वाला। 45 मिनट में आपको
60 क्वेश्चन हल करनी है। इसमें 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 10 क्वेश्चन साइंस का, अब 15 इंग्लिश का और 10 क्वेश्चन रीजनिंग का और जीके का 5 क्वेश्चन। मतलब यहाँ से यह फिक्स हो गया, जिन लोगों का इंग्लिश नहीं है उनके लिए यह बहाली नहीं है। इंग्लिश बहुत रहना जरूरी है। आप ताव में इस बहाली को नहीं भर देना है। इंग्लिश पे आपका जो है पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी 10 इंग्लिश है और इंग्लिश वाले पोस्ट पे जो है अब आप लोग अपने से अनुभव कर सकते हैं कि आपका जो इंग्लिश कितना रहने वाला है। यूआर की बात की जाए तो पासिंग मार्क यहाँ दिया गया 30 और 27 और 10th स्टैंडर्ड पे बात की जाए तो ये था 10th वालों के लिए। 10th वालों के लिए इंग्लिश पूछा जाएगा 10 गो। यह दिमाग कान खोल करके सुन लेना है, यह बात जो दिमाग में बैठा लेना कान खोल करके कि 10 आपका जो है पूछा जाएगा। इसमें इंग्लिश 15 आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, 10 नहीं। रीजनिंग पूछा जाएगा 10 और इंग्लिश पूछा जाएगा 15 है आपका यहाँ पे। तो अच्छी खासी इंग्लिश का पकड़ है। मतलब 10th वालों के लिए तो जनरल कंपटीशन जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको तो यह ले डूबा एक तरह समझिए, क्योंकि 10 नंबर उसमें आपका 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश पूछ रहा है। सेक्शन 2 में बात की जाए तो सेक्शन 2 में यहाँ पे जो है 50 मार्क्स का होगा, टाइम रहेगा आधा घंटा। टोटल क्वेश्चन भी नंबर 50 रहेगा। 25 को मैथ और फिजिक्स में, मतलब केवल और केवल मैथ और फिजिक्स यहाँ पे, मैथ और फिजिक्स से क्लास 12th रहेगा यहाँ पे, क्लास 12th और मैथ रहेगा। मतलब 12th लेवल के आपका जो है रहने वाला है इसमें टोटल के टोटल सिलेबस। तो आपको पूरी जानकारी यहीं पर आपको दिया गया हुआ कि किन लोगों के लिए फॉर्म भरना चाहिए और किन लोगों को नहीं भरना चाहिए। क्योंकि 10th स्तर पे देखा जाए, 10th स्तर पे फिर से देख लेते हैं। मैथ का 20 क्वेश्चन, साइंस का 10 क्वेश्चन और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन। ये वाला जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश जो है कांटा की काम करता है यहाँ पे। तो इंग्लिश 10th वाले अपना होशियार हो जाएंगे। रीजनिंग का 10 क्वेश्चन और जीके का 5 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, टाइम 45 मिनट और जो है नंबर टाइम 45 मिनट और नंबर भी 60 होगा। लेकिन स्टेज जो सेकंड जो एग्जाम होगा स्टेज जीडी वालों के लिए, तो मैथ का 25 क्वेश्चन, फिजिक्स का 25 क्वेश्चन, टोटल 25 और 25 क्वेश्चन रहने वाला है और पासिंग मार्क इसमें दिया हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा वो इसका एक फॉर्मूला दिया है, ये हम लोग को नहीं पता कि किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन ये जो है करने वाले। ट्रू और फॉल्स को, ट्रू और क्वेश्चन के हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। उसमें यह बता दिए कि नॉर्मलाइजेशन मतलब इसमें फिक्स है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा जी के। अब आगे कौन कौन इंपोर्टेंट चीज है वो भी देखते हैं कि आगे कौन कौन होगा जो है कि सिलेबस के लिए बोला है कि इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट पे आप जा करके इसका सिलेबस देख सकते हैं। मतलब इसमें सिलेबस नहीं बताया गया है। सिलेबस तो आपको मोटा मोटी तौर पे बता दिए कि जो जनरल कंपटीशन का सिलेबस होगा वही होगा 10th वालों के लिए, और 12th वालों के लिए अलग से 12th बेस्ड रहेगा। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। स्टेज 2 में प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड, ये सब जिसमें जो है दिया गया है। बायोमेट्रिक मेट्रिक और मेन यहाँ पे फिजिकल की बात की जाए तो यहाँ फिजिकल भी होगा, क्योंकि सेना है, चाहे कोई भी सेना हो, जल सेना हो, थल सेना, वायु, उसमें फिजिकल कुछ ना कुछ होगा। तो फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के लिए दिया गया है, मेल ही है ये, तो फीमेल किसमें तो चर्चा ही नहीं है। यानी 1600 मीटर की रनिंग जो आर्मी वालों के लिए होता है, 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में अच्छी खासी टाइम दिया गया। 1600 मिनट की रनिंग जो है 7 मिनट। और 20 स्क्वाट उप्स, उठक बैठक एरा बोलता है। स्क्वाट उप्स मतलब उठक और बैठक, मतलब कान पकड़ के आपको उठक बैठक करना, वो 20 को करना होगा और 10 को पुशअप मारना है जी, बीम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे 10 पुशअप की भी चर्चा हुआ है जो कितने लोगों को फिजिकल में यह गिरा देगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे बात की जाए तो आप पढ़ सकते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन है टू मैच विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट लाइक क्लास 10th और 12th। मतलब जिस आधार पे आप भरेंगे वो टोटल के टोटल डॉक्यूमेंट आपको जो है लेकर के जाना। द डेट ऑफ इशूज, यहाँ पे मेन चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द डेट ऑफ इशूज ऑल डॉक्यूमेंट है टू बी ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आपको जो है जो एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट होगा उससे पहले वाला जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद वाले डॉक्यूमेंट, मतलब कि बहुत लोग होंगे जो है कि फॉर्म एग्जाम पास कर पाएंगे जो कि इसके फॉर्म के बाद, तो उन लोगों के लिए यह नहीं रहने वाला है। तो जिनका जो है क्लोजिंग डेट से पहले का डॉक्यूमेंट होगा वही सब डॉक्यूमेंट रहेगा। मतलब आप लोग को ओबीसी भी है, एससी एसटी सर्टिफिकेट भी बनवा लेनी है पहले। रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब इसमें डिटेल दिया गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा तो इंडियन कोस्ट गार्ड विल बी कैरी आउट द रीवेरिफिकेशन
the absent candidate document submitted candidate and the candidate will be considered for merit preparation who will be qualified the DV। तो DV क्वालिफाई हो जाएगा, कैटेगरी वाइज उसका लिस्ट रहेगा। उस लिस्ट में जो स्टेज 1 के आधार पर आपको मेरिट बनेगा, मतलब एग्जाम फिजिकल पे मेरिट नहीं बनेगा, इसमें एग्जाम पर ही मेरिट बनेगा। स्टेज 3 में क्या बोला गया है, जो लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 क्वालिफाई हो जाएंगे उन लोगों के लिए, मतलब स्टेज 1 में डीवी होगा, डीवी के बाद आपका एग्जाम स्टेज 2 में एग्जाम होगा, और दोनों एग्जाम के बाद आपका जो है स्टेज 3 में 1 से 2 दिन के अंदर आपको जो है तुरंत जो है आपका जो है स्टेज चिल्का इज ए नेवल ट्रेनिंग सेंटर, आपको स्टेज 3 में जो है ट्रेनिंग सेंटर के लिए चिल्का झील आपका जो है भेजा जाएगा। तब और चिल्का झील और वहां पे जो है ट्रेनिंग एस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोड्यूसर और ट्रेनिंग बेस, आपको चिल्का झील में जाकर के फिर से वेरिफिकेशन कराना है। अब तब जाकर के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पास या फेल। यहाँ पे डीवी की बात की जाए तो आपका जो है तीसरे स्टेज में होने वाला है। और यहाँ पे टोटल फिर से जो है चिल्का झील में जाकर के आपका जो है फाइनल डीवी होगा, और उसके बाद जो आपका वहां से एनरोलमेंट मेडिकल बनेगा, और तब जाकर के आपका पैनल बनेगा, और पैनल बन जाने के बाद आपका जो है टोटल के टोटल जाकर के आपका जो है फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा। मतलब बहुत सारी यहाँ पे मेन चीज हम लोग क्या देखे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो हर जगह जो पहला स्टेज दूसरा स्टेज सभी स्टेज में यहाँ पे डॉक्यूमेंट के जो है जरूरत है। इसीलिए ये तो फिक्स हो गया कि इसमें जो है धांधली होने की बात नहीं है। टोटल के टोटल वेरिफिकेशन की बात की जाए तो बहुत जगह इसमें जो है वेरिफिकेशन होने वाला है। अब नेक्स्ट इसमें बात की जाए डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड फॉर शॉर्ट लिस्टेड स्टेज 2 में जिन लोगों का डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जानी वो इसमें बताया गया है। जो जॉन कैटेगरी से होगा SC ST OBC या EWS उस स्टेज वालों के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे खोजा गया है। फिर बात की जाए क्लास 10th का मार्कशीट इसमें खोजा गया, 10th का मार्कशीट 10th का सर्टिफिकेट और एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th, ये सब जानकारी आप लोगों के लिए मिल जाएगा यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इतना गेला के बाद आप खुद से फिर आप अपने आप जागरूक हो जाइएगा। इसीलिए ये सबको अभी जो है सोचना नहीं है, और जो हम लोगों का जो है जो मेन हम देख लिए क्या क्या कितना फिजिकल रहने वाला, कितना एज रहने वाला, और कितना जो है कौन कौन सिलेबस रहने वाला, और कितना कितना क्वेश्चन पूछता है, कितना टाइम रहता है, वो सभी मुख्य जो है जानना था। यहाँ पे नया चीज यह है जो सभी को आश्चर्यचकित कर देता है कि कितना कौन कौन सिलेबस और कितना कितना जो है पूछता है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जाम एक ही एग्जाम इसमें होगा, मिस्टेक से बता दिया, 2 एग्जाम एक ही एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 है 10th वालों के लिए, और स्टेज 2 है जो है स्टेज 2 जो है 12th वालों के लिए। 10th वालों के लिए मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। इससे आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेनी है। टाइम 45 मिनट, टोटल नंबर 60, क्वेश्चन 60, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। निगेटिव का इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया, यहाँ पे निगेटिव का इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया, और मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा, और जो है टाइम आधा घंटा होगा। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो 50। ये 12th वालों के लिए केवल मैथ और फिजिक्स रहेगा, केवल मैथ और फिजिक्स रहेगा। यहाँ से फिक्स हुआ कि निगेटिव है या नहीं, वहां पे एग्जाम में भी आपको जो है जानकारी मिल जाएगा या एडमिट कार्ड पे। तो आपको जो है पूरे डाउट इसमें जो है क्लियर हो गया है कि बहाली सैलरी की बात की जाए तो सैलरी वही रहेगी जो इंडियन नेवी की रहती है, जो कोस्ट गार्ड का रेगुलर भर्ती का रहता है। 21,700 वाला इसमें आपको जो है सैलरी मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो में पूरी जानकारी मिल गया होगा।